तो सबसे पहला चैलेंज है जो अपनी इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है अभी एट प्रेजेंट टाइम, मतलब करंट चैलेंज, वो चैलेंज है आपका पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है बेसिकली? आपके हिसाब से पॉवर्टी क्या होता है? हाँ महक? गरीबी वी कैन से। गरीबी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। तो इस चैप्टर में अपन लोग करने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में सबसे पहले अपन देखेंगे कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। सेकंड आपका हिस्सा है एस्टिमेट, मतलब क्या ऐसा होगा कि आप किसी बंदे को गरीब कैटेगराइज करोगे, मतलब क्या क्राइटेरिया होगी जिसके बदले आप किसी बंदे को गरीब कैटेगराइज करोगे। तीसरा प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स मतलब गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, क्या क्या कोशिशें कर रही है कि वो गरीबी को हटा पाए। एंड लास्ट वाला है असेसमेंट, कि भाई जो गवर्नमेंट आपके प्रोग्राम्स देख रही है या प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, वो प्रोग्राम्स एक्चुअली इफेक्टिव है क्या गरीबी हटाने में कि नहीं। तो ये 4 स्टेजेस में अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जब अपने को पॉवर्टी अगर पता लगाना है क्या, तो अपने को देखना पड़ता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज पॉवर्टी। मतलब मैं अगर आज महक आपको बोलूंगा कि गरीबी की डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, क्या गरीबी होती है? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज पॉवर्टी? आप बोलोगे सर खाने को रोटी नहीं मिलती, पढ़ाई नहीं मिलती, एजुकेशन नहीं मिलती। आपके हिसाब से क्या है? आपके हिसाब से आपके जो स्टाफ है, मतलब आपके जो घर में कोई स्टाफ काम करता होगा या आपके ऑफिस में जो कोई स्टाफ होगा वो पुअर है, ठीक है। उस स्टाफ के हिसाब से कोई और पुअर है, उस स्टाफ उसके यहाँ कोई काम करता होगा, उससे रिलेटेड कोई काम करता होगा, उसके पहचान का कोई बंदा होगा जो उससे कम कमाता है, उसके लिए वो पुअर है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज पॉवर्टी? अब मुकेश अंबानी की अपन बात करेंगे तो मुकेश अंबानी के लिए अपन लोग भी गरीब है, राइट? तो पॉवर्टी है क्या? मतलब अपन लोगों को पॉवर्टी को किस टर्म्स में लेना है कि अपन लोग बोलेंगे कि हाँ ये बंदा कंट्री के हिसाब से पुअर है और ये बंदा कंट्री के हिसाब से पुअर नहीं है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो सर लाइक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको बोल हाँ, तो सकते हैं लेकिन ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए आपके लिए, मुझे बताओ। आज आपको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, वो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अब मुकेश अंबानी क्या रोटी कपड़ा मकान में खुश रहेगा क्या? नहीं। तो ये कंसेप्ट ऐसा है बेटा जो बंदे से बंदा बदलेगा। तो पॉवर्टी को पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक तरीका होता है रिलेटिव तरीका और एक तरीका होता है एब्सोल्यूट तरीका। अब रिलेटिव तरीका मतलब क्या होता है कि भाई वही जो मैंने आपको कहा कि अंबानी के लिए अपन गरीब है, अपने लिए अपने यहाँ का स्टाफ गरीब है, अपने यहाँ के स्टाफ के लिए उसका कोई रिलेटिव जो उससे कम कमा रहा है वो गरीब है। मतलब ये रिलेटिव कंसेप्ट है जो आपका परसेप्शन बेस्ड चलता है, ठीक है। ये देखो, आई एम रीडिंग 6.1, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स इनएबिलिटी टू अफोर्ड एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब खाना, मतलब आप अगर सर एक, आप आईडी बोलो बेटा। पढ़ा रहे हो ना? हाँ, आईडी का पॉवर्टी पेज नंबर 214, क्या? पेज नंबर 214। अभी स्टार्ट। ओके। पॉवर्टी। सो poverty means inability to afford an adequate standard of consumption. In the practical world, poverty is a relative and subjective concept. Suppose there are 3 persons, A, B, and C, earning 1,000, 5,000, and 25,000 respectively. A is poor in relation to B, and B is poor in relation to C. This is what we call relative poverty. Relative poverty is defined as a poverty based on income level and not on minimum subsistence consumption level. When we talk of poverty in a country, we do not mean by its relative poverty. It is because this type of poverty is present everywhere in every country, whether developed or underdeveloped, and this is likely to be virtually for all times to come. मतलब आपको अगर मैं बोलूंगा रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, तो इन्होंने क्या बोला है कि भाई एक बंदा 100 रुपए 1,000 रुपए कमा रहा है, एक बंदा 5,000 रुपए कमा रहा है, एक बंदा 25,000 रुपए कमा रहा है। तो 25,000 वाले के रिलेशन से देखो तो आपको 10,000 वाला गरीब लगेगा, और 10,000 वाले से कंपेयर करोगे तो आपको 5,000 वाला गरीब लगेगा, 5,000 वाले से कंपेयर करोगे तो आपको 1,000 वाला गरीब लगेगा। तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया बेटा? ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, ये आपके इनकम लेवल के ऊपर बेस्ड है। आप अगर एक फलाना बंदे से ज्यादा कमा रहे हो तो वो आप अमीर हो और वो आपसे गरीब है, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट मतलब क्या होता है? जो कंट्री टू कंट्री चेंज होता रहता है। जैसे कि यूएस में अपन बोलते हैं यूएस एक डेवलप्ड कंट्री, लेकिन यूएस में गरीब लोग भी है, यूएस में अमीर लोग भी है। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या बोलता है? मगर आपके पास मेरे से 1 रुपया भी ज्यादा है तो आप मेरे से 1 रुपये के मुकाबले अमीर हो। तो रिलेटिव पॉवर्टी का जो कंसेप्ट है वो आपके मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर नहीं चलता, वो आपके इनकम लेवल पे चलता है,
ठीक है, तो व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी? पॉवर्टी विच इज कैलकुलेटेड या पॉवर्टी विच इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स विच आर कैलकुलेटेड एज पर योर इनकम। मतलब आपकी इनकम के हिसाब से अगर आपकी औकात देखी जा रही है तो आपका रिलेटिव पॉवर्टी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर कैलकुलेट होती है। आप में से किसी को भी आइडिया है कि मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल क्या होता है? किसी को सुना है कभी मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल? सुना है कभी? नहीं सुना होगा आई गेस। ठीक है, सो मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल मतलब आपकी आपके जो रहने के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए जो बेसिक्स होता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो है तो आप पुअर नहीं हो। ठीक है, अगर आपके पास मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल वाली सारी की सारी चीजें हैं तो आप पुअर नहीं हो। सर मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल में क्या क्या आता है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये देखो डेफिनेशन पढ़ रहा हूं मैं। There is another term called absolute poverty. In general terms, absolute poverty can be defined as having insufficient income to maintain a minimum subsistence levels of living in terms of health, housing and clothing. मतलब आप यदि इतना भी नहीं कमा पा रहे कि खुद के लिए, आप यदि इतना भी नहीं कमा पा रहे कि खुद के लिए रोटी, कपड़ा और मकान इंश्योर कर सको थ्रू आउट, तो आप गरीब हो। मतलब आपकी कमाई अगर इतनी इनसफिशिएंट है कि आपके लिए रोटी, कपड़ा और मकान भी अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब वो गरीब है। सर इसका मतलब जो रेंट पे रह रहा है वो गरीब है क्या? हाँ महक कटारिया बोलो, जो रेंट पे रह रहा है वो गरीब हो जाएगा क्या? नहीं सर। नहीं। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड कर पा रहा है, वो रह रहा है, उसके उसके ऊपर छत है। मतलब यहाँ पे अफोर्ड हाउसिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने खुद के नाम पे ही घर होना। इवन इफ यू आर लिविंग ऑन रेंट, यू आर एबल टू अफोर्ड अ हाउस फॉर योरसेल्फ, तो आप गरीब नहीं हो। ठीक है, मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल में वो लोग आएंगे जो ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं, वो उससे नीचे हैं, एंड दे आर पुअर। मतलब उनकी इनकम इतनी कम है कि वो अपने लिए बेसिक्स भी थ्रू आउट इंश्योर नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको अपन ने गरीबी की डेफिनेशन में रखा है। समझा बेटा? यस सर। अच्छा सर, आपने ये बोल तो दिया कि मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल मतलब रोटी, कपड़ा और मकान इंश्योर करना या इंश्योर नहीं कर पाना, ये मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल है कि भाई मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल पे आप हो, मतलब आप इंश्योर कर पा रहे हो कि आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान भी है। उससे नीचे यदि आपकी इनकम आई है, इसका मतलब क्या होगा कि आप नहीं इंश्योर कर पा रहे कि आप मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल पे हो। दैट मीन्स यू आर एक्चुअली पुअर। लेकिन अब ये मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल क्या होता है, ये अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अपन अभी इस चैप्टर में यही देखने वाले। मैंने आपको बताया था ना, इसमें अपन क्या पढ़ने वाले? मीनिंग, एस्टिमेट्स, प्रोग्राम्स एंड असिस्टेंस। तो मीनिंग तो अपन ने देख लिया, अभी ये एस्टिमेट वाला क्राइटेरिया है कि भाई कैसे कैलकुलेट करना कि मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल क्या है। ठीक है, it may be differently in rural and urban areas. It may mean differently in different countries. The minimum needs differ from person to person, place to place and from country to country. There are also other questions to be settled. Should minimum needs be confined to food only, or should minimum requirements of housing, clothing, to etc. to be counted? All these points out to the fact that it is very difficult to evolve an exact definition of poverty. At the same time, it is true that some citizen have to some criteria has to be evolved to measure the extent of poverty in a country. अच्छा मुझे बताओ, अपने को एस्टिमेट निकालने की जरूरत क्या है? मतलब सर ठीक है, मालूम है सबको गरीबी है, लेकिन व्हाई डू वी नीड एस्टिमेट कि अपने यहाँ कितने गरीब है? बताओ। ताकि हम इम्प्रूव कर सके, डेवलप कर सके। अगर गवर्नमेंट को कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च करने हैं, उसके लिए आपको कुछ बजट असाइड करना पड़ेगा। बजट असाइड करना है तो आपको निकालना पड़ेगा कि मुझे मदद कितने लोगों की करनी है, राइट? है ना? तो यस सर। इसीलिए आपको एस्टिमेट करना जरूरी है कि भाई व्हाट आपके यहाँ कितने पुअर है, क्या है, और आपका डेवलपमेंटल स्कोर क्या है, वो सब आपको इन सारे एस्टिमेट से ही पता चलेगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो अब अपन देखेंगे कि इंडिया में पॉवर्टी का क्या क्राइटेरिया है। Poverty line defines to an income level supposed to be just enough to avoid less than adequate consumption. मतलब अपन बोलते ना ये बिलो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, अबव पॉवर्टी लाइन है। तो बीपीएल का मतलब क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है कि भाई आप अपने लिए एडिक्वेट कंजम्पशन भी इंश्योर नहीं कर पा रहे हो, तो आप बीपीएल हो। अगर आप कर पा रहे हो तो आप बीपीएल नहीं हो।
ठीक है. इन इंडिया bare minimum subsistence level, the minimum level of consumption on which people can survive is the base of measuring poverty. तो अपने यहाँ क्या किया अपन ने कि भाई अपन ने कैलकुलेट किया कि कितने लेवल ऑफ इनकम में बंदा इंडिया में सरवाइव कर पाएगा. ठीक है. तो सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार तरीका है. देखो, फर्स्ट इट इज डिटरमाइंड व्हाट शुड बी मिनिमम कैलोरी इनटेक इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. मतलब क्या होता है कि पहले आपकी दिनचर्या को रिकॉर्ड करा जाएगा और आपकी दिनचर्या को रिकॉर्ड करने के बाद अंदाजा लगाया जाएगा कि आपके ये जो बेसिक लेवल ऑफ लिविंग है, जो आपकी बेसिक लिविंग है, उसके लिए आपको कितना कैलोरी इनटेक की जरूरत है. कैलोरी इनटेक का मतलब क्या हो गया? आपको कितना खाना खाने की जरूरत है जिससे आप इंश्योर कर पाओगे. क्या इंश्योर कर पाओगे? कि आपको कितना कैलोरी इनटेक चाहिए. राइट. मतलब मेरी मेहनत इतनी लग रही है तो मेरे को कम से कम उतना खाना इंश्योर करना है. तो अपन लोग पहले डिटरमाइन करते हैं कि आपको अपने दिनचर्या को मेंटेन करने के लिए कितना खाना खाने की जरूरत है, कितने कैलोरीज इनटेक की जरूरत है. समझ में आया? यस सर. हाँ. अपन ने क्या किया? अपन ने पहले अंदाजा लगाया कि अपने को दिनचर्या चलाने के लिए कितने कैलोरी इनटेक की जरूरत है. उसके बाद अपन ने क्या किया? उसके बाद अपन ने देखा कि इतनी कैलोरीज अपने को कितना खाने से मिलती है. समझ में आ रहा है आपको? इतनी कैलोरीज अपने को कितना गेहूं, कितना चावल, कितनी दाल खाने से मिलती है. समझ रहे हो महक? सर आपकी आवाज धीरे आ रही है. अब आ रही है बेटा जोर से. मैंने पूरा फुल कर रखा है ऐसे. तो आपने कहां तक? सर एक सेकंड में रीजॉइन करती हूँ, मेरे को कॉल आ गया था इसलिए आपकी आवाज धीरे आ रही हो है. सकता है, तो आप एक बार रीजॉइन कर लो. देखो, हाँ. तो फर्स्ट स्टेप वाज क्या? फर्स्ट स्टेप ये थी कि पहले अपन कैलकुलेट करेंगे कि कितनी कैलोरीज अपन को जरूरी है खाने के लिए. राइट. फिर अपन देखेंगे कि उतनी जो कैलोरीज है वो आपको कौन से पल्सेस, दाल और सीरियल से मिलती है. फॉर एग्जांपल यदि आपके लिए 2100 कैलोरीज जरूरी है पर डे, तो अपन क्या करेंगे? उस 2100 कैलोरीज अपने को क्या क्या खाने से मिलेगा? सपोज बेसिक लेवल ऑफ गेहूं, बेसिक लेवल ऑफ राइस और उसका एक जो अपना कॉम्बिनेशन रहता है उसको निकालेंगे. समझ में आया कि 2100 कैलोरीज कितने दाल, सीरियल्स और पल्सेस में बनती है. ठीक है. समझ में आया? यस सर. हाँ. फिर क्या करेंगे? अपन को क्वांटिटीज मिल गई भाई, इतने अनाज से अपने को 2100 कैलोरीज मिलती है. तो इतना अनाज की अपन लोग मार्केट वैल्यू निकालते हैं कि इतना अनाज यदि कोई खरीदने जाए बाजार में तो उसको कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे. राइट. समझ में आ रहा है? यस सर. हाँ. तो जितने पैसे उसको चुकाने पड़ेंगे वो क्या हो गया कि भाई जीने के लिए मुझे कम से कम इतने पैसे तो चाहिए. समझ में आया? यस. चलो मुझे वापस प्रोसेस बताओ पूरा. क्या प्रोसेस है? पहले टोटल करते हैं कि कितनी कैलोरी इम्पोर्टेंट है किसी के लिए. हाँ. और फिर वो कौन कौन सी चीजों से मिलेगी. देन उसका मार्केट वैल्यू क्या है और कितने अमाउंट स्पेंड होंगे. कितने अमाउंट स्पेंड होगा आपको वो अपन निकालेंगे. तो उससे अपने को पता चल जाए कि हाँ जीने के लिए इतना तो जरूरी है. ओके. तो अपने यहाँ का क्राइटेरिया क्या है पॉवर्टी लाइन डिफाइन करने का? बेसिक क्राइटेरिया क्या है? कैलोरी इनटेक. एंड उसको बाद में मार्केट वैल्यू तक लेके आना. इस तरह से अपना निकाला जाता है. ठीक है. तो ये रीड कर रहा हूं मैं. फर्स्ट, it is determined what should be the minimum calorie intake in rural and urban areas. Then it is determined what physical quantities of cereal, pulses, milk, butter, etc. are required to produce the required calorie intake. ठीक है. The next step is to estimate the market value of these quantities. This value determines the minimum per capita consumption expenditure required to maintain the subsistence level. This expenditure determined last by NSSO, National Sample Survey Organization, was in 2011 and 2012. तो अंडरलाइन करो अपनी बुक में. 2011 एंड 2012 में क्या निकाला था एनएसएसओ ने कि 816 रुपीज पर मंथ रूरल एरियाज में आपको लगता है एंड 1000 रुपीज पर मंथ आपको अर्बन एरियाज में लगता है. ये आपका मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल था. कब का? 2011 एंड 2012. सर ये अंडरलाइन क्यों करवा रही हो? इसलिए क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स या आंसरिंग में कभी कभी पूछा जा सकता है कि एनएसएसओ ने लास्ट क्या निकाला था 11-12 का डेटा. ठीक है. तो 11-12 में 816 रुपए पर मंथ आया था रूरल एरियाज का एंड 1000 रुपए पर मंथ आया था अर्बन एरियाज का. Those whose income is below this minimum required consumption expenditure are considered as poor. The concept used is poverty line.
poverty line is defined as underline करोगे an income level supposed to be just enough to avoid less than adequate consumption, just sufficient to maintain health and limited housing and clothing. Those who cannot afford minimum subsistence level are considered to be below poverty line. Those who can afford are considered to be above poverty line. In this way, poverty line is a measure of poverty among people based on predetermined minimum subsistence standard of living. तो what is poverty line? Poverty line मतलब यदि आप exact आपके minimum subsistence level जितना कमा रहे हो, अगर आप exact अपने minimum subsistence level जितना कमा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो बेटा? आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो. अगर आप एग्जैक्ट अपने मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल जितना नहीं कमा पा रहे हो, तो आप क्या हो? आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो. समझ में आया? यस सर। यहाँ पे अपन ने क्या क्या अंडरलाइन किया? 11-12 का आपने डेटा अंडरलाइन कर लिया. रूरल के लिए 816 रुपए पर मंथ एंड अर्बन के लिए 1000 रुपए पर मंथ. ठीक है, और पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन अंडरलाइन कर लिया ना? यस सर। ओके. नाउ एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. नाउ ये वाला जो पूरा पैराग्राफ अपन पढ़ने वाले हैं, इसमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नंबर्स है, तो इट्स बेटर कि आप अपने पास बुक रखो. ठीक है. Many individual researchers and institutions have measured the poverty in India from time to time since 1951. There are differences in methodologies used by them. We will not go into details of these individual estimates. Most of these related to a particular period of time and were not regular estimates. The Niti Aayog, earlier planning commission जो नीति आयोग है, has made estimates for some longer period. In 1962 planning commission फॉर्म हुआ था. अंडरलाइन कर लो 1962 कब स्टडी ग्रुप फॉर्म हुआ था? 1962 में प्लानिंग कमीशन ने स्टडी ग्रुप फॉर्म किया था टू वर्क आउट मेजर्स टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ पुअर्स. इन 1979 अंडरलाइन करो, इट फॉर्म्ड अ टास्क फोर्स. तो सबसे पहले स्टडी ग्रुप फॉर्म किया था 1962 में, टास्क फोर्स बनी थी 1979 में. ठीक है. टास्क फोर्स किस पे बनी थी? टास्क फोर्स वाज ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन एंड डिमांड. सच टास्क फोर्सेस वर आल्सो फॉर्म्ड इन 1989 एंड 2005. 89 और 2005 को भी अंडरलाइन कर लो. कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स आपके टास्क फोर्स नहीं बना था. तो फिर आपको ध्यान रखना है कि 3 सालों में तो टास्क फोर्स बनी थी, तो ऑब्वियसली जो चौथा साल है उसमें नहीं रही होगी. हाँ, अब ये टास्क फोर्स के और ये एस्टिमेट्स के रिजल्ट्स क्या निकले थे? सबसे पहला, we have seen above that the calories intakes is the basis of demarcating poverty line in India. The Planning Commission has taken minimum calorie requirement in rural and urban areas to be. हाँ, अब calorie requirement क्या है? ये देखो यहाँ पे महक ऐसे लिख लेना, कैलोरी रिक्वायरमेंट ऊपर हेडिंग लिख दो, रूरल लिख दो, अर्बन लिख दो, यहाँ पे कैलोरीज लिख दो. देखिए आपको बुक में मैंने क्या दिखाया. बुक के साइड में आप उस पैराग्राफ में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बुक के साइड में लिख लो, ताकि आपको रीड करने के लिए पूरा पूरा पैरा वापस नहीं पढ़ना पड़े. तो साइड में लिखना मिनिमम कैलोरी इनटेक एज पर प्लानिंग कमीशन, फिर एक हेडिंग बनाओ रूरल, एक हेडिंग बनाओ अर्बन. रूरल में लिखना 2400 और अर्बन में लिखना 2100. सर 2400 क्यों है रूरल में? क्योंकि रूरल एरियाज में गांव खेड़ों में आपके मेहनत वाला काम ज्यादा होता है rather than सिटी. अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे अपन ने कैलोरी इंटेक निकाल लिया. अभी गांव में अगर रहते हो तो आपको 2400 कैलोरीज दिन की चाहिए, एंड शहर में रहते हो तो अपन को कितनी चाहिए? 2100 कैलोरीज चाहिए दिन की. अब इन कैलोरीज को इन्होंने मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया. तो नीचे वाले पैराग्राफ में आओ. रूरल एरियाज का 1054 रुपए 1054 रुपीज निकलता है, और इसका कितना निकलता है? अर्बन एरियाज का निकलता है 1984. समझ में आया? अंडरलाइन कर लो या बाजू में लिख के रख दो कि भाई आपने इस ऊपर के कैलोरी इनटेक को जब आपने एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट किया तो आपने पाया कि रूरल एरियाज में 1054 है एंड अर्बन एरियाज में 1984 है. और ये कब का डेटा है? ये आपका 2009-2010 का डेटा है. तो 2009-2010 को भी अंडरलाइन करके रखो. ठीक है. हाँ, अभी अपन नीचे टेबल पढ़ रहे हैं. पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया. आपको इंडियन इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टेबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. तो ये टेबल क्या कहती है? 73-74 में रूरल परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब रूरल एरियाज में इंडिया में 56.4% लोग पुअर थे, अर्बन में 49.2% थे, और पूरी कंट्री में 54.9, मतलब मोर देन 50% आपके बिलो पॉवर्टी पुअर पॉपुलेशन या बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग रहते थे. ठीक है. और उसको इन्होंने बाजू में इन नंबर्स लिखा है. तो 32 करोड़ लोग आपके तब पुअर थे.
93 94 में जब आए तो आपके वो कम होके 51% हो गया। 2004 2005 में आए तो वो 50.1% घट के 41.8% रूरल में, 25.7% अर्बन में हो गया। एंड 2011 2012 में अगेन आपका फॉल आया, 25.7% आपके रूरल में एंड 13.7% आपके अर्बन एरियाज में हो गए। यहीं आप एक चीज और देखोगे तो आप देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ पुअर्स आपकी कंट्री में पहले 32 करोड़ जो 73 74 में थे, अब वो घट कर पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद आपके रूरल एरियाज में पॉवर्टी, रूरल और अर्बन मिला के आपकी पॉवर्टी के गरीबों के जो नंबर्स है वो घट के कितने हो गए, 27 करोड़। इट इज स्टिल अ वेरी बिग नंबर। 27 करोड़ तो कई कई कंट्रीज की पॉपुलेशन भी नहीं होती जितने अपने यहाँ से गरीब लोग हैं। What do we find in table 6.1? We find that over the 38 year period, मतलब 73 74 से लेके 11 12 तक, percentage of people below poverty line has declined considerably from 54.9% to 21.9%। अंडरलाइन करेंगे 38 ईयर पीरियड में। आपको क्वेश्चन में कहीं ना पूछा जाता है कि आप क्या एनालाइज करिए आपने टेबल पढ़ के, तो आप ये टेबल का एनालिसिस दिख रहा है कि 38 ईयर का पीरियड है, इसमें आपने क्या किया है, 54.9 से घट के आपकी पॉवर्टी कितनी होगी, 21.9% हो गई है। द एक्सटेंट ऑफ डिक्लाइन इज पॉवर्टी इज बोथ इज सिमिलर बोथ इन रूरल और अर्बन एरियाज। मतलब आपके अर्बन और रूरल एरियाज में दोनों में आपके पॉवर्टी के जो डिक्लाइन का एक्सटेंट है वो लगभग सिमिलर है। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो फाइंड दैट डिक्लाइन in the total number of people below poverty line is not significant। मतलब जो आपके 73 74 में 32 करोड़ लोग हुआ करते थे पॉवर्टी लाइन के ऊपर, सॉरी 32 लोग हुआ करते थे आपके बिलो पॉवर्टी लाइन, वो ही अभी परसेंटेज घट भी गया हो लेकिन अभी भी सिर्फ कितना घटा है, 32 करोड़ की जगह 27 करोड़ हुआ है। मतलब नंबर ऑफ गरीब आपके जो 32 करोड़ हुआ करते थे 73 74 में, वो आपके घट के सिर्फ 27 करोड़, मतलब उसमें सिर्फ 5 करोड़ का फॉल आया। इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन जो आपकी बढ़ रही है वो आपकी बहुत स्पीड में बढ़ रही है। कि भाई 21% पॉपुलेशन भी अगर गरीब है तो वो 27 करोड़ हो जा रही है। ये एक बहुत बड़ा आपका लूप होल है। समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है। The poverty in percentage term is declining, मतलब परसेंटेज की टर्म में तो आपकी पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही है, बट एक्चुअल नंबर हैज नॉट शोड सिमिलर चेंज। 27 करोड़ is not a small number. What does 27 करोड़ means? Every fifth Indian is below the poverty line. That is, he is not able to afford the minimum subsistence level। इसको ऑनलाइन कर लो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काम आएगा। एवरी फिफ्थ इंडियन क्या है, एवरी फिफ्थ इंडियन आपका is not able to afford minimum subsistence level। अंडरलाइन करो। करा? सर ये टेबल को लर्न नहीं करना है ना? ना ये टेबल आपको पूछेंगे नहीं, लेकिन ये टेबल से रिलेटेड एनालिसिस आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको एनालाइज करते आना चाहिए कि ये टेबल में क्या है। आपको एग्जैक्ट इस टेबल के फिगर्स नहीं पूछने वाले, ठीक है? और सर इसमें जो जैसे 1993 और 1994 का जो है 40 करोड़, तो नेक्स्ट ईयर जब पॉवर्टी कम हो रही है तब भी वो 40 क्यों है? क्योंकि बेटा आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई ना। ये देखो पॉपुलेशन कैसे हो गया, आपकी सपोज पहले 100 लोग हुआ करते थे, 100 लोग में से 50 लोग पुअर है, ठीक है? 100 लोग में से 50 लोग पुअर है तो 50% पॉवर्टी है, राइट? समझ में आ रहा है? हाँ। अभी समझ लो 10 साल बाद आपकी पॉपुलेशन हो गई 150, ठीक है? अब 150 में से आपके पॉवर्टी रेट घट गया, बोलो 40% हो गया, तो 150 का 40% कितना होगा, 1.5 इंटू 4 मतलब 60। तो आप बोलोगे सर 10% तो मेरी पॉवर्टी कम हो गई, पहले 50% लोग गरीब थे, अब तो 40% लोग ही गरीब है, लेकिन नंबर ऑफ पुअर्स मेरे पहले 50 हुआ करते थे, वो 60 कैसे हो गए? अच्छा हाँ सर, कि ठीक आपकी है। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा स्पीड में बढ़ी कि आपका वो चीज रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा। समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ, मतलब वो जो आपका लास्ट वाला कॉलम है टेबल में वो आपका एब्सोल्यूट नंबर है। समझ में आया? और बाकी जो है वो फर्स्ट वाले कॉलम्स है वो आपका परसेंटेज बेसिस पे बता रहा है। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, तो ये आपका डाउट है। अच्छा कि आपने पूछ लिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा सकते कि भाई आपको तो इतना डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है लेकिन फिर भी आपका नंबर एब्सोल्यूट पुअर्स कम क्यों नहीं हुआ, तो यू शुड नो कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है?
समझ में आ गया महक? हाँ सर। इसीलिए तो देखो ना, अपन वो भी तो देख रहे हैं कि आप जब परसेंटेज बेसिस पे देखोगे तो 73 74 में 4.9% पुअर थे, राइट? टेबल घुमाओ, होल कंट्री वाले कॉलम पे आओ। यस सर। हाँ, तो 73 74 में होल कंट्री में 54.9% पुअर दिख रहा है अपने को, राइट? हाँ। और एब्सोल्यूट नंबर कितना है? 32 करोड़। 32। और अभी 21% लोग ही पुअर है, बट स्टिल एब्सोल्यूट नंबर कितना है? 27 करोड़। मतलब आपके परसेंटेज में इतना बड़ा फॉल आने के बावजूद भी आपके नंबर ऑफ गरीबों में इतना बड़ा फॉल क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ गई है। समझ में आया? यस सर। तो भले ही आपको लग रहा होगा कि परसेंटेज बेसिस पे तो अपन ने इंप्रूव किया है, लेकिन नंबर ऑफ पुअर जो है वो भी अपने अभी भी अपने यहाँ उतने ही ज्यादा है। ठीक है, यहां तक पक्का सब समझ में आ गया? यस सर। ओके, अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं वो प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन है। हाँ, मतलब पॉवर्टी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं वो है। तो आपको इसको लिखने का, याद करने का तरीका क्या होगा, ये देखो। आपके मेजर 6 कैटेगरीज में दिया हुआ है। प्रोग्राम्स प्रोवाइडिंग एट एम्ड एट प्रोवाइडिंग बेसिक कम्युनिटीज। तो बेसिक कम्युनिटीज को ऑनलाइन बॉक्स कर लो, बेसिक कम्युनिटीज पे बॉक्स लिख लो भाई। पहले के जो 3 प्रोग्राम्स है वो बेसिक कम्युनिटीज, मतलब आपको रोटी कपड़ा मकान प्रोवाइड करने के लिए दिया हुआ है। जो दूसरे वाले प्रोग्राम्स है 2, वो सोशल सिक्योरिटी को एम कर रहे हैं, तो सोशल सिक्योरिटी को एक बॉक्स बना दो। तीसरा वाला क्या है, आपको भाई पैसे आने भी चाहिए अपने पास, तो वेज जनरेशन है, तो वेज जनरेशन वर्ड को ऑनलाइन कर दो। और लास्ट वाला क्या है, जो कमाना नहीं चाहता, जो छोटी सी दुकान डाल के बैठ सकता है, तो लास्ट वाला क्या है, फोर्थ वाला है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है। और फिफ्थ वाला है वो गवर्नमेंट एम नहीं है, वो आपस में मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के है। और लास्ट वाला है कि भाई रोटी कपड़ा मकान की अपन बात करते तो अपने को मकान मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो लास्ट वाला है डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप अंडरलाइन कर लो। मतलब आपको इसी तरह याद करना है कि बेसिक कम्युनिटीज के 3, सोशल सिक्योरिटी के 2, वेज जनरेशन का 1, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के 3, सेल्फ हेल्प ग्रुप तो अपने आप में 1 है, एंड इन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का 1। समझ में आया? यस सर। ओके, तो अब अपन क्या करेंगे, आपको जैसे मैं पहला वाला समझाने वाला हूँ पीडीएस, तो पीडीएस के साइड में जो जगह है उधर आप लिख देना कि भाई क्या यहाँ पे होता क्या एग्जैक्टली, शॉर्ट वर्ड्स में लिख देना, ठीक है? तो सबसे पहला क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या करते हैं वो लोग, जो आपके खाना होता है, जो अनाज होता है, वो अनाज आपको सस्ते में प्रोवाइड करते हैं। तो फिक्स रेट्स को ऑनलाइन कर दो, सब्सिडाइज रेट्स को ऑनलाइन कर दो, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड आउटलेट्स को ऑनलाइन कर दो। और फूड ग्रेन्स कौन से देते हैं, व्हीट एंड राइस, ठीक है? और किस रेट पे देते हैं, या तो फ्री या ऑलमोस्ट फ्री, फ्री या ऑलमोस्ट फ्री को ऑनलाइन कर दो। दिख रहा है कि फास्ट हो रहा है थोड़ा? हाँ सर, हो गया। हाँ, और एग्जाम्पल लिख दो, 1 रुपया या 2 रुपया पर केजी, ठीक है? मतलब क्या होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या है बेसिकली, आपको फिक्स्ड रेट्स या सब्सिडाइज रेट्स पे गेहूं चावल मिलता है, वो लगभग फ्री या ऑलमोस्ट फ्री रहता है, 1 रुपए किलो या 2 रुपए पर केजी इतना डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट, मिड डे मील्स टू स्कूल चिल्ड्रन। भाई अब क्या होता है कि स्कूल के बच्चों को फ्री में खाना दिया जाता है, तो देखो फ्री मिड डे मील्स ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, अंडरलाइन कर लो उसको, फ्री मिड डे मील्स ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। अब इससे क्या होता है कि माँ बाप सोचते हैं यार बच्चों को स्कूल ही भेज दो, कम से कम एक टाइम का खाना तो बच्चा खा के आएगा, राइट? तो इस तरह से पेरेंट्स यस। अट्रैक्ट होते हैं और अपने बच्चों को स्कूल भी भेज देते हैं, और बच्चों का जो प्रोटीन और जो पोषण जिसको अपन कहते हैं वो भी उनको पूरा मिल जाता है। एंड लास्ट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। दिस स्कीम प्रोवाइड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू प्रेग्नेंट मदर्स एंड इम्यूनाइजेशन टू स्कूल चिल्ड्रन एंड स्कूल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years। अब क्या होता है, ये एक जो स्कीम है ICDS स्कीम, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इस स्कीम के तहत क्या होता है, यदि आप एक रूरल, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो और आप यदि प्रेग्नेंट हो, तो आप अपने आप को यदि वहां पे रजिस्टर करा लो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज में, तो उनकी अथॉरिटीज आती है, आपको मंथली जो आपके रिक्वायर्ड चेकिंग होती है वो चेकिंग होती है, आपको दवाइयाँ मिलती है, आपको प्रेगनेंसी में जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद बच्चे के होने के बाद आपको उसके लिए भी न्यूट्रिशन दिया जाता है, और 6 साल तक के फ्री वैक्सीनेशन भी बच्चों को दी जाती है। एंड ये मेरा देखा हुआ है, ये एक्चुअली होता है, इट्स वेरी गुड एंड वेरी हेल्पफुल फॉर दोज रूरल एंड पुअर
पीपल, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में क्या है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन किसको मिलता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन को ऑनलाइन करो, प्रेग्नेंट मदर्स को ऑनलाइन करो, इम्यूनाइजेशन टू स्कूल चिल्ड्रन और एज ग्रुप 0 to 6 ईयर्स को ऑनलाइन कर लो। मतलब ये आपको मालूम है कि मुझे क्या लिखना है, मतलब मेरा ऑनलाइन कराने के पीछे का आपका एम क्या है कि आप खुद ही वो चीज पढ़ के आपको समझ में आ जाए कि मुझे यहाँ क्या लिखना है। आपको समझ में आ जाएगा बेटा? यस सर। ओके अब ये तो हो गया आपका पोषण प्रोवाइड करने का, मतलब आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की स्कीम्स हो गई। नेक्स्ट क्या है, आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स देना है, तो उसके लिए क्या, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब ओल्ड एज पेंशन देना, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीज काम की जो है, पैसे देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ये आपके सोशल सिक्योरिटी स्कीम में आता है। तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, बाजू में लिख दो, पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस। किसको, एल्डरली को, एल्डरली पीपल को देता है, पुअर वुमेन, गरीब वुमेन को, विडोज को, इन सबको प्रोवाइड करता है। तो आपको क्या क्या लिखना है बाजू में, एल्डरली पीपल, वुमेन, डेस्टिट्यूट्स, विडोज जिनका कुछ नहीं है, तो उनको क्या क्या मिलता है, उनको पेंशन मिलता है और हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। लिख दो पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस, लिख दिया? यस सर। ओके नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना। आप लोग को मालूम है जब 2014 में मोदी जी आए थे तो सबके बैंक खाते खुलवाए थे, जन धन खाते, कुछ सुना है आपने जनधन हाँ अकाउंट? सर। हाँ, तो उसमें उसके पीछे का टारगेट क्या था कि जनधन अकाउंट्स को इन लोगों ने आधार से लिंक कर दिया था, और आधार से लिंक करने के बाद जो भी आपका पैसा जो आपको गवर्नमेंट सब्सिडीज या आपको पेंशन के रूप में जो भी देती है, वो पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था। तो पहले क्या होता था कि पहले एक मीडिएटर को देते थे, वो मीडिएटर वहां तक पहुंचाता था, तो कई बार मीडिएटर वो पैसा खुद ही खा जाता था और जहां तक मिलना चाहिए वो पैसा वहां मिल नहीं पाता था। तो जनधन अकाउंट के थ्रू, आधार लिंकिंग के थ्रू क्या हुआ, गवर्नमेंट का पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में, गरीबों के बैंक अकाउंट में जाने लग गया। और उसके साथ साथ नीचे एक और लाइन अंडरलाइन करो, होल्डर इज एंटाइटल्ड टू 1 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड 30,000 लाइफ इंश्योरेंस कवर। करा ऑनलाइन, 1 लाख रुपीज एक्सीडेंट इंश्योरेंस का मिलता है एंड 30,000 आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर का मिलता है। ये चीज आप साइड में भी लिख सकते हो ताकि अगली बार आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़े। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि यदि आप एक बार अभी पढ़ रहे हो अच्छे से बुक को, तो आप अपने उस पैराग्राफ्स को जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो साइड में ऑलरेडी लिख के रख दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी अपन पढ़ेंगे अपने को पूरा का पूरा पैराग्राफ वापस नहीं पढ़ना है। इसलिए मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, ये वाला चैप्टर इजीली हो जाना चाहिए अपना। हो गया बेटा? हाँ सर। ओके नेक्स्ट, वेज जनरेशन प्रोग्राम। मतलब अब मुझे बताओ, क्या सबको फ्री में पैसे बांटना या सबको खाना फ्री में सस्ते में प्रोवाइड करना इज अ गुड ऑप्शन? मतलब मैं यदि आपको सब कुछ फ्री में देना चालू कर दूंगा तो क्या आप खुद से कभी मोटिवेट होगे काम करने के लिए? नहीं सर। हाँ, तो आपको सिर्फ खाना सस्ते में प्रोवाइड करना शुड नॉट बी एम। मतलब सिर्फ खाना सस्ते में प्रोवाइड करने से आपकी पॉवर्टी नहीं जाएगी। मुझे आपको इस काबिल बनाना पड़ेगा कि आप खुद कुछ काम करके कमा सको। अब वो काम करके कैसे कमाएगा, या तो वेज बेसिस पे कहीं एम्प्लॉय होएगा, या तो जो नेक्स्ट वाला है अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ की खुद की कोई टपरी खोलेगा या खुद का कोई चाय की स्टॉल खोलेगा, या कुछ जो स्किल उसमें है उसके अकॉर्डिंगली वो कुछ खोल सकता है। तो मुझे गरीबी हटाना है तो मेरे को सिर्फ आपको फ्री में देना शुड नॉट बी माई एम शुड बी कि मैं आपको रिलायंट बनाऊं, सेल्फ रिलायंट बनाऊं, कि आप खुद इतना जनरेट कर रहे हो कि आप थोड़ा बहुत कुछ किस हद तक आप अपना कम कर सकते हो बोझ। तो वेज जनरेशन प्रोग्राम में मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, मनरेगा वर्ड अंडरलाइन करोगे, फुल फॉर्म याद रखना है। पास एक्ट कौन से ईयर में पास हुई? 2005, 2005 वर्ड को अंडरलाइन कर दो। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, लास्ट टाइम में लिखा हुआ है, एटलीस्ट 100 days of guaranteed wage employment every year to one person in every rural household। तो 100 days का कम से कम आपको 100 days का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सर ये कैसा काम मिलता है भाई? कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो आपको वहां पे डेली बेसिस पे अपॉइंट कर दिया कि भाई ठीक है आप ये काम कर सकते हो। तो जनरली कौन सा काम होता है, इसके लिए कोई स्किल लगती है क्या? नहीं। मनरेगा के अंदर वही काम आते हैं जो अनस्किल्ड काम होते हैं, जो जैसे हमाली वाला काम हो गया, गड्ढा खोदने वाला काम हो गया, झाड़ लगाने वाला काम हो गया, वो कुछ कैरी करने वाले काम हो गए। तो ये वाले कामों के लिए तो इन लोगों को इन चीजों के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो मनरेगा में आपको क्या याद रखना है, इसका फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है।
उसके बाद कौन से साल में पास हुआ था? 2005। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हर गरीब हाउस होल्ड में, रूरल हाउस होल्ड में एक बंदे को कम से कम 100 दिन की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। समझ में आया बेटा? यस सर। ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी? February 2, 2006 में। पहले तो एप्लीकेबल टू जस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन September 28, 2008 से ये सारी कंट्री में एप्लीकेबल हो गई। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आई? सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत गई थी, क्यों? क्योंकि करप्शन बहुत होता था। बट उसके बाद स्टिल कितने लोगों को इसने काम दिया? लास्ट लाइन में लिखा है 13-14 तक नियरली 5 करोड़ हाउस होल्ड गॉट बेनिफिट अंडर स्कीम। तो ये भी अंडरलाइन कर लेना, 5 करोड़। अब तक कितने लोगों को बेनिफिट मिला? तो 13-14 तक आपके 5 करोड़ हाउस होल्ड इसमें कवर हो गए थे। तो यदि आपको बोलेंगे मनरेगा पे शॉर्ट नोट लिखो, तो लिख पाओगे इंपॉर्टेंट पॉइंट छाट के इसमें से? यस सर। हाँ, तो क्या क्या चीज याद रखनी है आपको मनरेगा में, बोलो मुझे एक बार। पहले फुल फॉर्म, हाँ देन एक्ट वाज पास्ड इन 2005। हाँ। एक्ट था कि एटलीस्ट 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स को, और लाइक बेसिक वर्क्स रहते थे उनके जिसमें कोई स्किल्स की जरूरत नहीं हो। ये लॉन्च हुआ था February 2, 2006 में। और इनिशियली ये पूरी कंट्री में नहीं था, बट बाद में ऑन September 28, 2008 में इस हर जगह पे अप्लाई हो गया था। हाँ। एंड 2013-14 में इसकी 5 करोड़ हाउस होल्ड को इसका बेनिफिट मिल गया। ठीक है, या इतना याद रहेगा। चलो गुड, आपने स्कोर कर लिया पूरे मार्क्स। नेक्स्ट, अब क्या है? वेज जनरेशन प्रोग्राम तो हो गया। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब मैं अब खुद का, भाई किसी के अंडर काम नहीं रह के खुद को मैं किस काबिल बनाऊं कि खुद मैं बिजनेस कर सकूं। तो सबसे पहला था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसका क्या एम था? इसका एम था कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस देना था। और ये इंप्लीमेंट कौन कर रहा था? KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसको क्या कर रहा था? इसको इंप्लीमेंट कर रहा था। और इसके अंदर मिलता क्या था बच्चों? फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब क्या? लोन देना, ताकि आप एक छोटा मोटा यूनिट खोल सके। समझ में आया? सो कैन यू रिपीट दिस? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का मतलब क्या था कि भाई गांवों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन सके, ऐसा कुछ करना। तो उसके लिए क्या, सबसे पहले लोगों के पास क्या प्रॉब्लम आती थी कि लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। तो इसका क्या काम था? इनका काम होता था कि भाई अपन लोग इनको लोन प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे अच्छे कम रेट्स पे, ताकि ये अपना बिजनेस सेटअप कर सके। और इसको इंप्लीमेंट कौन करता था? ये प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो कोई आपसे पूछेगा REGP के अंदर कैसे मदद मिलती थी, आपको लिखना है फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता था इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन्स, जिससे आप अपना स्मॉल स्केल यूनिट सेटअप कर सकते थे। ठीक है, और इसको इंप्लीमेंट कौन करता था? KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना। अब ये स्कीम किनके लिए थी? अंडरलाइन करो, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, मतलब जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, और जो बिलोंग करते पुअर फैमिलीज, बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, इनको क्या मिलता था? इनको मिलती थी फाइनेंशियल हेल्प, कि भाई अपने हिसाब से आप कुछ एम्प्लॉयमेंट कर लो, खाने पीने की स्टॉल खोलना है वो खोल लो, एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद का कोई बिजनेस चलाना है वो बिजनेस चला लो, पान ठेला खोलना है पान ठेला खोल लो, ऐसा कुछ। समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। शहरी मतलब क्या होता है? अर्बन। रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट, योजना मतलब स्कीम। तो ये क्या था? इट वॉज एम्ड एट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, किसको? अर्बन एरियाज में। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे? आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी लो या वेज एम्प्लॉयमेंट भी लो, आपको उसमें प्रोवाइड करने में मदद मिलती थी। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, तो अभी 1 मिनट बचा है, तो बचा हुआ पार्ट अपन लोग कल करेंगे। आज जितना भी पढ़ाया समझ में आया? हाँ सर। ओके, चलो बाय। बाय सर।